जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। हमारे ऐसे सीरीज़ में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम का ऐसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि 98% लोग जो है ना वो इस ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं, और जो पास होते हैं वो एलोकेट भी होते हैं और नॉट एलोकेटेड भी होते हैं। तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो ये है कि एस्से को स्टार्ट कैसे करना है। आपने अब आउटलाइन बना ली, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है ना वो इम्प्रेसिव बनाना होता है, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो 30 से 40 मिनट जो है ना वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे लगा देते हैं कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो इंप्रेशन बनाने में अब यहाँ पे हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एक इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बनाया जाए और किस तरह उसको फास्ट लिखा जाए ताकि आपका टाइम जो है ना वो कम से कम कंज्यूम हो और आप उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली बना सकें। देखते हैं जी, जो एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन होता है, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। वो ये है कि जैसे आप एक आउटलाइन बनाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है एक ऐसे का, मतलब वो फ्रॉम द एंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ये बता रहा होता है कि आपका ये पूरा थीम है, इस तरह ये थीम फ्लो करेगा, इस तरह आपने अपने आइडिया को लेके जाना है। जो इंट्रोडक्शन होता है वो फर्स्ट ओरिएंटेशन होती है आपके पूरे ऐसे की, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद एग्जामिनर इजीली असेस कर लेता है कि वो आपको आगे पढ़ने वाला है या नहीं है, या फिर वो आपको पास करने वाला है या नहीं है। मतलब ये भी इंट्रोडक्शन पे मैटर करता है कि वो आपको पास करेगा या नहीं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपका उस इंट्रोडक्शन में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। आपका जो थॉट है वो इतना मेच्योर है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकता है और वो उसको आगे पढ़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता। अब जो फर्स्ट ग्लांस है कि एक एग्जामिनर या रीडर जो है वो आपके इंट्रोडक्शन को पहली नज़र में देखता है और ये अंदाज़ा लगा लेता है कि आप आगे मैंने इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाज़ दफ़ा इंट्रोडक्शन इतना वेग होता है, इतना बोरिंग होता है कि उसको एग्जामिनर जो है वो आगे नहीं पढ़ता और उसको वहीं पे फेल कर देता है। तो इंट्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है ये बिफोर एग्ज़ाम जो है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जानी चाहिए। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसको असेस करवाएं, ठीक है। हमारे लिंक में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो एमसीक्यूज़ की सूरत में है या वो फुल फॉर्म में है, तो उनको आप देखें, गो थ्रू करें और उनको जो है ना अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसमें जो कुछ लोग जो है वो पूरी पूरी कहानियाँ जो है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख देते हैं। मैं इसको भी बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि ये आप प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। पूरी कहानी आप लिख दें, पूरे पूरे 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं। जिस तरह मतलब कहा जाता है कि जी आपका जो स्टार्ट है वो बड़ा कैची होना चाहिए, बड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो कोई पूरी स्टोरी लिख देता है, कोई जो है ना पूरा पूरा जो 7-8 लाइनें हैं वो क्वेश्चंस की या इस तरह के एनेक्डोट्स लिख देते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपने कैची उसको कैसे बनाना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इट शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। सिंपल, स्पेसिफिक, मीनिंगफुल। सादा हो, स्पेसिफिकेशन हो उसमें, मतलब आपने जनरल आइडिया दिया, फिर उसको आपने थोड़ा सा आर्ग्यू किया और अपनी बात बताकर बाहर निकल गए, अगले पैरे की तरफ चले गए। अच्छा, इसको हम ये मतलब ये भी कहते हैं कि आप स्टार्ट लेते हैं तो फिर आप ट्रांजिट करने के लिए आप उसको दूसरे पैरे की तरफ जाते हुए जो क्लोज करते हैं वो ज़रा अच्छा होना चाहिए। इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसका अगर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें तो उसमें 3 पार्ट्स इसके हैं। स्टैंडर्ड जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं कि एक तो ये है कि पहली 2 लाइनें या 3 लाइनें ऐसी इम्प्रेसिव हों, ऐसी ज़बरदस्त उनका थॉट और थीम हो कि एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसके अंदर जो है ना वो एक इंटरेस्ट पैदा हो और वो अगली लाइनें, अगला पैराग्राफ कंप्लीट पढ़े। इसको हम कहते हैं जी हुक या अटेंशन कैचर, या इसको कुछ लोग ग्रैबर कहते हैं, ठीक है।
इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि आप उसका कोई पास्ट पर्सपेक्टिव देते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं, उसके बारे में आपको कोई चीदा चीदा अच्छी मालूमात आपके पास है, इंफॉर्मेशन है, आपका कंटेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है तो आप उसमें बता सकते हैं। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट का हमारा एक अलग लेक्चर है जो आप लोग देख चुके हैं। उसको भी मतलब हमने इंट्रोडक्शन में एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट की मैं फिर एक वो बात बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं कि आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्शन से पहले थीसिस स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर 3 लाइनों में 4 लाइनों में लिख देते हैं। ये उस सूरत में ठीक रहती है जब आपको ये अंदाज़ा हो कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्लेम्ड है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड है और एक्लेम्ड है, उस पर आपको किसी किस्म का जो है ना एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म का उसके ऊपर आपको जो है ना डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है या किसी किस्म की एम्बिग्विटी है तो आप थीसिस स्टेटमेंट वाज़े तौर पर आउटलाइन में मेंशन ना करें। उसको उसका तरीकाकार ये है कि उसको आप इंट्रोडक्शन के एंड पर लिखें। ठीक है, सेकंड लास्ट जो 2 लाइनें 3 लाइनें हैं वो आपका एक थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि जी हुक क्या होता है, हुक कैसे बनाया जाए, कैसे लिखा जाए। ये कोटेशन हो सकती है, ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई कंट्रोवर्शियल आपका फैक्ट हो सकता है। तो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल फैक्ट बता दें जिससे आप उसको मजबूर कर दें रीडर को कि वो आगे पढ़े। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, कोई जोक बता सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ना कोटेशन जो है वो देने का तरीकाकार क्या होना चाहिए कि क्या क्लियरली कोटेशन जो है वो इन्वर्टेड कामाज में ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से लिखनी चाहिए? हरगिज नहीं। आपने उस कोटेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इन योर ओन वर्ड्स। उसको एक थोड़ा सा एक ऐसी लाइन बना दें। मैं भी आपको एक्सरसाइज में दिखाता हूँ एग्जाम्पल में कि कैसे हमने उसको मॉल्ड किया। अगर आप वाज़े तौर पर अलग से कोटेशन लिखते हैं तो एग्जामिनर ये उसको समझ लेता है कि आपका जो अपना आइडिया है वो बहुत वीक है, इसलिए कोटेशन का सहारा लेकर आपने तो कोटेशन वाला जो इंट्रोडक्शन का स्टार्ट होता है वो ज़रा वेग सा होता है, क्लियर नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन से कैसे स्टार्ट करना है जी? क्वेश्चन इसमें मैं ये मशवरा देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग एक क्वेश्चन लिखें। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो 5 W's हैं और एक H है उसको सबको लिख देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना आपने। आप एक क्वेश्चन दें, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर आप उसको डिटेल दें। कंट्रोवर्सी जैसे जेंडर इक्वलिटी पे अगर आ जाता है तो ये बिग कंट्रोवर्सी है। ठीक है, सोशल रोल्स की और जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और राइट्स हैं उनकी एक कंट्रोवर्सी है। तो इसको आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसको जो है ना एक कंट्रोवर्शियल फैक्ट बनाने के लिए आप मेन को ज़रा प्रेफर करके आप स्टार्ट में लिख दें कि अगर विमेन के राइट्स हैं तो क्या मेन के राइट्स नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह वो इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा इसमें आगे इसने क्या बताया है। ठीक है, तो आगे आपने वही बात की होगी जो स्टैंडर्ड बात होगी तो वो उसको अक्लेम करेगा, आगे पढ़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट से ये है कि आप कोई ऐसा कोई डाटा दे दें, पॉपुलेशन पे आप लिख रहे हैं तो आप 30 साल आगे का डाटा देकर उसको हैरान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई ऐसा डाटा अगर आप कोई आर्म्स रेसेस पे लिख रहे हैं या टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का आप बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वो आगे इतनी बढ़ जाएगी कि वो ऐसे कर देगी, ऐसे कर देगी। तो आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ डालकर उसको आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आपने उसमें इस तरह के सेंटेंसेस नहीं यूज़ करना है कि आई एम गोइंग टू टेल दिस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। इस तरह की कोई लाइन या इस तरह के कोई फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं करने। और टॉपिक लाइन जो है आपकी उसको बार बार रिपीट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे उस टॉपिक लाइन अगर आपने उसका इजहार करना भी है, उसका जिक्र करना भी है तो आप उसको रिफ्रेज कर लें। ठीक है, बार बार अगर टॉपिक लाइन को आप उसमें रिपीट करेंगे या
एक दफ़ा भी अगर आप लिख देते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन बैठ जाएगा। अच्छा, उसका जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, एक तो हो गया हुक और दूसरा पॉइंट हमारे पास है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें हमने क्या करना है कि हमने जो पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट पर्सपेक्टिव हमारे पास या उसका जो बैक स्पोर्ट है वो हमने देनी है, वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो इस हमारी टॉपिक लाइन को या हमारे इस थीम को या उस हमारे जो टाइटल है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसकी सपोर्ट में रीजंस भी देनी है। ये नहीं है कि आपने आर्ग्यूमेंट का जिक्र करके फिर उसको छोड़ दिया है, बल्कि आपने उसकी सपोर्ट में दो तीन बातें ऐसी बतानी हैं जो उसको सेकंड करती हों और अथेंटिक हों। मतलब ये नहीं है कि अपनी तरफ से आप कोई ऐसी बात लिख दें जो ना किसी किताब में लिखी गई हो ना उस पर रिसर्च की गई हो और आपकी अपनी इख्तरा हो, तो ऐसे नहीं करना। अच्छा, इसमें क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपने करना है, वो है कि आपने उसमें मेन पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है ये रीज़न देनी है। ठीक है जी, ट्रांजिशन जो है आपकी कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं या आप पैराग्राफ को छोड़कर दूसरे पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन बहुत सिंपल होनी चाहिए आपकी। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स ना डाल दें जिससे आपका जो मीनिंग है वो ख़त्म हो जाए। हर चीज़ नहीं बतानी। अब इंट्रोडक्शन में आपने कंक्लूजन, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आपने देने शुरू कर दिए, आपने इफेक्ट्स, काजेज और सोल्यूशन रिकमेंडेशन भी देनी शुरू कर दी। नहीं, आपने जो ग्रैबर दिया है, आपने जो हुक दिया है, उसको टाइटल को आगे डिफाइन किया है, उसी डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसी बात को आपने सेकंड करने के लिए आपने कुछ चीदा चीदा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, हर चीज़ नहीं बतानी। और ये बार बार बच्चे इस्तेमाल करते हैं कि इन दिस एसे आई एम गोइंग टू टेल यू, या इन दिस एसे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ये आपने बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका थीसिस स्टेटमेंट। आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एग्जामिनर जो है वो ये बात पक्की तरह उसका अंदाज़ा लगा ले कि आपने क्या लिखा है और आपका टाइटल की रिक्वायरमेंट क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एग्जामिनर ये इस नतीजे पर लाजमी पहुंच जाए कि आपने पूरे ऐसे में क्या बात करनी है और आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टैंड पॉइंट है, वो क्या है। आपने अपनी पोजीशन बतानी है। तीसरे स्टेटमेंट में आपका व्यू क्या है उस पॉइंट के ऊपर, वो आपने बताना है। और जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में थीसिस स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपने देखा कि हमने जैसे एक लाइन बनाई है और उसकी सपोर्ट में हमने उसको एक आर्ग्यूमेंट की सूरत दी। इसमें आपने डूज क्या है, आपने करना क्या है और कौन से काम है जो आपने नहीं करना है। एक तो आप बहुत ही सादा, सिंपल, क्लियर रहें उस बात में, स्पेसिफिक हो, आपका टॉपिक की तरफ वो चीज़ रेफर कर रही हो, जनरलाइज नहीं करना चीज़ को। ठीक है, और जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड में दें, ना तो स्टार्ट में देनी है और ना ही मिडल में देनी है। मतलब आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे तो आगे फिर क्या बताएंगे। उसकी जो कनेक्टिविटी है या उसकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेगा, उस तरह जो है ना उसके ऊपर उसमें कंप्रीहेंसिव फ्लो नहीं होगा। अच्छा, आपके जो आइडियाज़ हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप उसको गुडमट करके उसको कंफ्यूज करके तो ऐसा एक वेग आइडिया क्रिएट कर दें जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। आप सादा सिंपल बात को बताएं। अच्छा, क्या काम इसमें है जो नहीं करने आपने, मिडल में नहीं लिखना। ठीक है, बिल्कुल एंड में लिखना है। आपका जो आइडिया है वो वेग नहीं होना चाहिए, सिंपल सादा परसुएसिव होना चाहिए। और आपका जो जो लाइंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनमें ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। ठीक है, कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, आई थिंक अबाउट दिस, आई बिलीव अबाउट दिस, ये वर्ड्स यूज नहीं करने। आपने सिंपल ऐसी लाइन बनानी है, ऐसी दो लाइनें लिखनी है जिससे उसको अंदाजा हो जाए कि ये आपका स्टैंड पॉइंट है, ये आपका
वो है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम जो है ना कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये कहें कि आप फर्स्ट पर्सन जो है ना वो यूज़ ना करें। फर्स्ट पर्सन जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक जो है ना अथॉरिटेटिव टाइप का ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट पड़ता है, तो एग्जामिनर उसको डिसलाइक करता है जनरली। अच्छा, ये एग्जांपल हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर एक लाइन रेड की हुई है और नीचे एक लाइन जो है ना वो ग्रीन है, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि जी ये ग्रैबर है, ठीक है, जो इसको हुक भी कहा जाता है। चेंज इज अ रिकरिंग फीचर इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। आपने वो एक लाइन पढ़ी होगी, कोटेशन की एक लाइन है कि चेंज इज अ परमानेंट फीचर इन दिस वर्ल्ड, चेंज इज परमानेंट, ठीक है। तो चेंज जो है ना वो आता रहता है। तो ये लाइन जो है उसी तरह ही चेंज की गई है, माउल्ट की गई है कि चेंज इज अ रिकरिंग फीचर इन दिस यूनिवर्स, कि चेंज जो है ना वो बार बार आता रहता है। इट मीन्स के जो चेंज रिकर होता है, दोबारा आता है, इसको एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है ना वो एवोल्यूशनरी टाइप की है, इसमें एवोल्यूशन आता रहता है, एवर एक्सपेंडिंग है, इसमें चीज़ें नई आ भी रही हैं, ख़त्म भी हो रही हैं। एवरी ऑर्डर, अब इसी तरह सिस्टम ऑफ वर्ल्ड है कि जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी ट्रांजिशनल है, चेंज होता रहता है। एवरी ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड सो इज द केस विद वॉर फ्रंट्स। जैसा कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है तो इसी तरह वॉर के जो फ्रंट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। वन ऑन वन फाइट, जिसको हम गुरिल्ला फाइट कहते हैं कि जी दो फौजें जो है ना आमने सामने और वो लड़ाई कर रही हैं, इज एन आउटडेटेड थॉट नाउ अडेज, कि अब जदीद दौर में, मॉडर्न दौर में आमने सामने फौजों का आकर लड़ना नहीं देखा गया और ना ऐसा होता है। देयरफॉर वार्स आर बीइंग फॉट ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब जो जंगें हैं वो किस चीज़ पे लड़ी जा रही हैं, आपके इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के ऊपर। फ्रॉम द वेरी फ्रॉम द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स which is being used as a tool of the new warfare। अब ऊपर आपने हुक दिया, ठीक है, उसको इंटरेस्ट दिलाया एग्जामिनर को कि वो आपकी बात सुने, पढ़े। फिर आपने आगे बताया, वॉर फ्रंट्स का जिक्र कर दिया जो कि आपका टाइटल है। फिर आगे आपने 3-4 आर्ग्यूमेंट दे दिए, पॉइंट बता दिए, जिससे आपका वो टाइटल जो है ना वो सेकंड हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या बताया एंड में, हेंस, एक आपका कंक्लूजन भी हो गया और आपका थीसिस स्टेटमेंट भी हो गया। हेंस इकोनॉमिक सुपरमेसी विल बी द गारंटी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट एनिमी। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस जो टाइटल है आपने उससे एग्री किया है कि वाकई जो इकोनॉमिक जो जोन्स हैं उन्हीं में अब वॉर्स हैं शिफ्ट हो गई हैं बजाय बॉर्डर्स के। तो हमारी जो न्यू वॉर फ्रंट्स हैं वो इकोनॉमी पे होंगी और बॉर्डर्स के डिफेंस पे नहीं होंगी। तो ये थी एग्जांपल जी। लिंक में एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप जो है उनको देखकर एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।